नमस्कार, रमन क्लासेस के इस भाग में आपका स्वागत है। और आज हम जो सिंपल प्रेजेंट टेंस है इसका स्पेशल नोट्स इस भाग में बताने जा रहे हैं। तो ज़्यादा देर नहीं करते हुए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला चीज़ हमने बताया था कि सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस के जो स्पेशल नोट्स होते हैं इसका फॉर्म होता है सब्जेक्ट प्लस गो या गोज प्लस ऑन प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट। यानी राम खेलता रहता है, राम खेलता रहता है। हम जब बनाते हैं कि राम जाता है तो इसका ट्रांसलेशन बनाते हैं राम गोज, मैं जाता हूँ, आई गो, वो पढ़ता है, ही गोज, ही रीड्स। लेकिन यदि रहेगा कि राम खेलता रहता है, ऐसे सेंटेंस में हम सब्जेक्ट के अनुसार गो या गोज का प्रयोग करेंगे, इसके बाद ऑन लगाएंगे और वर्ब का चौथा रूप होगा। यानी यदि कर्ता थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर में है तो हम गोज लगाएंगे, इसके बाद ऑन होगा, तब भी फोर होगा, तब ऑब्जेक्ट होगा। और बाकी जो सब्जेक्ट होंगे, जो सब्जेक्ट थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर में नहीं रहेंगे, उनके साथ हम गो ऑन का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर है राम खेलता रहता है, तो इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा राम गोज ऑन प्लेइंग, राम गोज ऑन प्लेइंग। अब है कि यदि रहे कि राम खेलता ही रहता है, ऐसे सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होगा वह होगा सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नथिंग, नथिंग प्लस बट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे मैं पढ़ता ही रहता हूँ, मैं पढ़ता ही रहता हूँ। तो सब्जेक्ट हो गया आई, आई के साथ डू होगा, इसके बाद नथिंग बट लग जाएगा और इसके बाद वर्ब है पढ़ना, तो रीड हो जाएगा। तो राम खेलता रहता है, इसमें हम गो या गोज का प्रयोग करेंगे, इसके बाद ऑन होगा, बिफोर होगा। और जब रहेगा राम मैं पढ़ता ही रहता हूँ या राम पढ़ता ही रहता है, तो इस तरह के सेंटेंस रहने पर हम सब्जेक्ट अनुसार डू या डज का प्रयोग करेंगे, इसके बाद नथिंग बट आएगा, तब वर्ब का पहला रूप होगा, इसके बाद ऑब्जेक्ट होगा। जैसा कि आप ब्लैक बोर्ड पर देख रहे हैं, मैं पढ़ता ही रहता हूँ, आई डू नथिंग बट रीड। यहाँ पर डू इसलिए लगा क्योंकि आई थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर नहीं है बल्कि फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर नंबर है। तो थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर के साथ डज का प्रयोग होगा, बाकी पर्सन के साथ डू का प्रयोग होगा, इसके बाद नथिंग बट दे करके भी वन प्लस ऑब्जेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आता है सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे कि वह खेलता तो है, वह खेलता तो है, या वह अवश्य खेलता है, वह अवश्य खेलता है। इस तरह के सेंटेंस में हम सब्जेक्ट अनुसार डू या डज का प्रयोग करेंगे, इसके बाद वर्ब वन का प्रयोग करेंगे और तब ऑब्जेक्ट होगा। जैसे वह खेलता तो है या वह अवश्य खेलता है, इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा ही डज प्ले। ये जितने भी स्ट्रक्चर हैं ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही हैं और ये सिंपल प्रेजेंट टेंस के स्पेशल में से हैं। अब है कि यदि वाक्य में दो सब्जेक्ट रहे और
एक सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के स्थान पर रहे, दूसरा सब्जेक्ट वर्ब के स्थान पर रहे। यदि वाक्य में दो वर्ब रहेगा और दो वर्ब रहने पर जो सब्जेक्ट जो ऑब्जेक्ट के स्थान पर है, जो वर्ब के स्थान पर है, तो दो वर्ब रहने पर हम क्या करते हैं, उसका स्ट्रक्चर हो जाता है सब्जेक्ट प्लस वांट या वांट प्लस टू प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। यदि वाक्य में चाहता है रहे तो, जैसे वह जाना चाहता है, वह जाना चाहता है, ऐसे वाक्यों में थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर में हम वांट्स का प्रयोग करेंगे, बाकी में वांट का प्रयोग करेंगे। तो इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा ही वांट्स टू गो। दो वर्ब रहने पर जो वर्ब सब्जेक्ट के बाद आएगा उस वर्ब का अंग्रेजी हम लास्ट में लिखेंगे और उससे पहले टू का प्रयोग करेंगे, और जो सेकंड वर्ब होगा उस वर्ब का जो रूप होगा वह पर्सन के अनुसार होगा, नंबर के अनुसार होगा और टेंस के अनुसार होगा। जैसा कि आप ब्लैक बोर्ड पर देख रहे हैं कि वह जाना चाहता है, इसमें दो वर्ब हैं, एक है जाना, एक है चाहना। तो चाहना जो हुआ यह मेन वर्ब हो गया और यह हो गया ऑब्जेक्टिव वर्ब। तो ऑब्जेक्टिव वर्ब को हम लास्ट में लिखेंगे, उससे पहले टू लगेगा, और जो मेन वर्ब है उसको उसका रूप सब्जेक्ट के अनुसार होगा, यानी पर्सन के अनुसार होगा। तो यदि कर्ता थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर में रहेगा तो उस वर्ब में हम एस लगा देंगे, और बाकी के जो सब्जेक्ट रहेंगे थर्ड पर्सन को छोड़ करके उनमें उनके मेन वर्ब में हम एस आई एस का प्रयोग नहीं करते हैं। अब है सब्जेक्ट प्लस नो या नोज प्लस हाउ प्लस टू प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। यदि वाक्य सिंपल प्रेजेंट टेंस में हो और सिंपल प्रेजेंट टेंस के वाक्य से रीति या विधि का बोध हो, यानी कोई भी काम किस प्रकार से किया जाता है, ऐसे वाक्यों का अनुवाद जब हम बनाते हैं तो ऐसे वाक्यों में सब्जेक्ट के बाद हम नो या नोज का प्रयोग करते हैं, इसके बाद हाउ लगेगा, फिर टू होगा, फिर वर्ब होगा, फिर ऑब्जेक्ट होगा। यानी थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर में करता रहेगा तो नोज हो जाएगा, बाकी सब में नो होगा और इसके बाद हाउ होगा, फिर टू होगा, फिर वर्ब होगा, फिर ऑब्जेक्ट होगा। जैसे मैं तैरना जानता हूँ, मैं तैरना जानता हूँ। यहाँ पर सब्जेक्ट मैं है तो आई के साथ नो लगेगा, आई नो हाउ टू स्विम। इस सेंटेंस में भी दो वर्ब हैं, एक है तैरना, एक है जानना। तो जानना जो है वह मेन वर्ब हो गया, इसके बाद तैरना जो है वह ऑब्जेक्टिव वर्ब है। तो इस वर्ब का अंग्रेजी हम लास्ट में लिखते हैं, इससे पहले टू लगता है। जैसा कि आप ब्लैक बोर्ड पर देख रहे हैं, मैं तैरना जानता हूं तो आई नो हाउ टू स्विम। जैसे है वह पढ़ाना जानता है, वह पढ़ाना जानता है। ही नोज हाउ टू टीच, ही नोज हाउ टू टीच। लेकिन यदि वाक्य में सिर्फ जानना मेन वर्ब के रूप में रहे तब हम भूल से भी हाउ का प्रयोग नहीं करेंगे, सिर्फ नो या नोज का प्रयोग होगा। जैसे मैं अंग्रेजी जानता हूं, मैं अंग्रेजी जानता हूं। आई नो इंग्लिश, वह हिंदी जानता है, ही नोज हिंदी। तो अकेले जानना रहने पर जो मेन वर्ब है वह मेन वर्ब रहने पर हम तब सिर्फ नो या नोज का प्रयोग करेंगे, इसके बाद ऑब्जेक्ट हो जाएगा। लेकिन जब दो वर्ब रहेगा, किसी काम को किस तरीके से किया जाता है इसका बोध होगा, तब हम नो या नोज के बाद हाउ का प्रयोग करेंगे। अब जो दूसरा टेंस है सिंपल प्रेजेंट टेंस में
हम ये सारे नियम बताए, एक बार फिर से हम सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में बता दें कि जो सिंपल प्रेजेंट टेंस होते हैं, जिस हिंदी वाक्य के अंत में मुख्य क्रिया के बाद ता है, ती है, ते हैं, ते हो इत्यादि रहे, इसे हम सिंपल प्रेजेंट टेंस कहते हैं। हमने पहले ही बताया है कि जो सिंपल प्रेजेंट टेंस होते हैं उसमें टेंस कहलाने के लिए मेन वर्ब का होना जरूरी है। मेन वर्ब यदि नहीं रहेगा तो वह टेंस नहीं होगा। तो जिस हिंदी वाक्य अंत में ता है, ती है, ते हैं इत्यादि रहे उसे हम सिंपल प्रेजेंट टेंस कहते हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम इज-एम-आर का प्रयोग भूल से भी नहीं करेंगे और सब्जेक्ट के अनुसार हम वर्ब में एस या एस लगाते हैं, इसके बाद ऑब्जेक्ट होता है। जब इसका हम निगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो हम सब्जेक्ट के अनुसार डू या डज का प्रयोग करते हैं, यानी थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर में डज का प्रयोग होगा, बाकी सब में डू का प्रयोग होगा और इसके बाद नोट लगेगा, फिर वर्ब वन का प्रयोग होगा। सिंपल प्रेजेंट टेंस के जो निगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं उनमें वर्ब का पहला रूप का ही प्रयोग होता है। हम भूल से भी वर्ब के अंत में एस या एस नहीं लगाएंगे। जब हम इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो सब्जेक्ट के अनुसार हम डू या डज का प्रयोग करेंगे, यानी कर्ता यदि थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर में है तो हम डज पहले लगाएंगे, फिर कर्ता को रखेंगे, फिर वर्ब को रखेंगे और तब ऑब्जेक्ट को रखेंगे। इसी प्रकार से इंट्रोगेटिव निगेटिव में भी हम बनाएंगे कि पहले डू या डज होगा सब्जेक्ट के अनुसार, फिर सब्जेक्ट होगा, इसके बाद नोट होगा, तब वर्ब वन होगा, तब ऑब्जेक्ट होगा। यदि रीति या विधि का बोध होगा, जैसे मैं पढ़ाना जानता हूँ, तो इस तरह के सेंटेंस रहने पर मैं खेलना जानता हूँ, मैं पढ़ाना जानता हूँ, मैं पत्र लिखना जानता हूँ, इस तरह के सेंटेंस से यदि रीति या विधि या किसी काम को कैसे किया जाता है इसका बोध होने पर हम सब्जेक्ट अनुसार पहले नो या नोज का प्रयोग करेंगे, इसके बाद फिर हम हाउ लगाएंगे, इसके बाद टू होगा, तब वर्ब होगा, तब ऑब्जेक्ट होगा। जैसे वह तैरना जानता है, ही नोज हाउ टू स्विम। वह पत्र लिखना जानता है, ही नोज हाउ टू राइट ए लेटर। इसी प्रकार से यदि रहे कि वह खेलता रहता है, यानी कार्य लगातार हो रहा है, तो ऐसे सेंटेंस में ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का स्पेशल नोट है। ऐसे सेंटेंस में हम सब्जेक्ट के अनुसार गो या गोज का प्रयोग करेंगे, इसके बाद ओन होगा, फिर बिफोर होगा, तब ऑब्जेक्ट होगा। जैसे वह खेलता रहता है, ही गोज ऑन प्लेइंग। वह लिखता रहता है, ही गोज ऑन राइटिंग। इसके बाद है यदि ही लग जाए सिंपल प्रेजेंट टेंस में वर्ब के बाद, जैसे वह खेलता ही रहता है, यानी खेलने के अलावा कोई काम नहीं करता है, तो ऐसे सेंटेंस में जो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस के होते हैं इसमें हम सब्जेक्ट अनुसार डू या डज का प्रयोग करेंगे, तब नथिंग बट होगा, तब वर्ब का पहला रूप होगा, तब ऑब्जेक्ट हुआ। जैसे वह लिखता ही रहता है, ही डज नथिंग बट राइट, यानी थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर में करता रहेगा तो डज लग जाएगा, तब नथिंग बट होगा, तब वर्ब होगा, तब ऑब्जेक्ट होगा और बाकी में डू लगेगा। तो जो सिंपल प्रेजेंट टेंस है, सिंपल प्रेजेंट टेंस का जो ये रूल है, जो स्पेशल नोट्स है, वो समाप्त हो गया। अब है कि प्रेजेंट इन परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट इन परफेक्ट, इसे हम लोग हिंदी में कहते हैं तात्कालिक वर्तमान काल। तात्कालिक वर्तमान काल, इस टेंस का पहचान है जिस हिंदी वाक्य के अंत में अंत में मुख्य क्रिया के बाद रहा है, रही है, रहे हैं, रहे हो इत्यादि रहे,
उसे प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस कहते हैं। जैसे मैं खेल रहा हूं, यहां पर मुख्य क्रिया खेलना है और इसके बाद रहा हूं है। तो सिंपल प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस जो होता है इसका पहचान होता है कि हिंदी वाक्य के अंत में मुख्य क्रिया के बाद रहा है, रही है, रहे हैं, रहे हो, रहा हूं, रही हूं इत्यादि रहता है। इसे हम प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस कहते हैं। जैसे मैं खेल रहा हूं, यहाँ पर मैं सब्जेक्ट है, मैं के बाद खेल मुख्य क्रिया है, इसके बाद रहा हूं है। ये सिंपल यह प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस हुआ। इसके बनाने का नियम है फर्स्ट पर्सन के सिंगुलर नंबर के साथ फर्स्ट पर्सन के सिंगुलर नंबर के साथ एम, थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर के साथ इज तथा बाकी पर्सन के साथ आर का प्रयोग होता है। यानी यदि वाक्य प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस में रहे, मुख्य क्रिया के बाद रहा है, रही है, रहे हैं, रहे हो इत्यादि रहे, तो ऐसे वाक्यों का जब हम अनुवाद बनाते हैं तो फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर नंबर यानी आई के साथ हम एम का प्रयोग करते हैं, और थर्ड पर्सन का जो सिंगुलर नंबर होता है ही, सी, इट, राम, बॉय, गर्ल एंड एनी नेम्स, इनके साथ हम इज का प्रयोग करते हैं। और बाकी जो पर्सन हैं यानी फर्स्ट पर्सन का प्लूरल नंबर, सेकंड पर्सन का सिंगुलर और प्लूरल नंबर, और थर्ड पर्सन का प्लूरल नंबर जो सब्जेक्ट आएगा उसके साथ हम आर का प्रयोग करते हैं। जैसे वी के साथ आर होगा, यू के साथ आर होगा, दे के साथ आर होगा, बॉयज के साथ आर होगा, गर्ल्स के साथ आर होगा। तो इस प्रकार से हम इसका अनुवाद बनाते हैं। अब इसका स्ट्रक्चर होगा शुरू। अब इसका स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस इजम आर प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे राम खेल रहा है, राम खेल रहा है, तो सब्जेक्ट राम हो गया। राम थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर में है इसलिए इज हो गया। राम इज प्लेइंग, प्ले वर्ब है इसमें ING लग गया। इसका यदि हम निगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो उसका स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस इजम आर प्लस नोट प्लस वर्ब प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे
मैं नहीं खेल रहा हूं, मैं नहीं खेल रहा हूं। आई एम नॉट प्लेइंग। अब है इज, एम, आर प्लस सब्जेक्ट प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट। क्या हुआ? क्या हुआ? गीत गा रहा है। इज ही सिंगिंग ए सॉन्ग। क्या वह गीत नहीं गा रहा है? इज ही नॉट सिंगिंग ए सॉन्ग। जैसा कि आप ब्लैक बोर्ड पर देख रहे हैं, यहां पर यह अफर्मेटिव सेंटेंस है, राम खेल रहा है। तो यहां पर हमने बनाया राम इज प्लेइंग। सबसे पहले सब्जेक्ट को लिखे, सब्जेक्ट के अनुसार हमने इज का प्रयोग किया, इसके बाद भी फोर हो गया। अब निगेटिव सेंटेंस जब भी हम प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस में बनाएंगे तो इज एम आर के बाद हम नोट लगा देंगे, बाकी सारे स्ट्रक्चर उसी प्रकार से रहेंगे। और जब हम इंट्रोगेटिव बनाएंगे, यानी वाक्य के आरंभ में अगर क्या आएगा तो हम हेल्पिंग वर्ब को पहले रख देंगे, यानी जिसके साथ इज एम आर का प्रयोग होता है, इज एम आर का प्रयोग पहले करेंगे, फिर सब्जेक्ट होगा, फिर वर्ब होगा, फिर ऑब्जेक्ट होगा। जैसे क्या वह गीत गा रहा है, तो इसमें क्या है तो ही के साथ इज लगता है, तो पहले इज लगा दिए यहाँ पर, इसके बाद सब्जेक्ट आ गया और तब वर्ब आ गया, इस वर्ब में आईएनजी लगा, इसके बाद ऑब्जेक्ट ए सॉन्ग आ गया। इसके बाद इसका जब हम निगेटिव आएगा, इंट्रोगेटिव निगेटिव, तो हम उसी प्रकार से बनाएंगे इंट्रोगेटिव की तरह ही, सिर्फ ये करना है सब्जेक्ट के बाद नोट लगा देना है। एक चीज का हमेशा हमें ध्यान रखना है कि यदि वाक्य के आरंभ में क्या आएगा तब तो हम हेल्पिंग वर्ब को पहले रखेंगे और वो बना देंगे, लेकिन यदि सब्जेक्ट के बाद क्या, क्यों, कैसे, कहां, किसने, कौन, कब इत्यादि ये क्वेश्चन वर्ड आए कर्ता के बाद, तो इसका सीधा सा रूप है कि पहले हम क्वेश्चन वर्ड का अंग्रेजी लिख देंगे और उसके बाद इंट्रोगेटिव फॉर्म को हम लागू कर देंगे। जैसा कि एक उदाहरण से हम बता सकते हैं कि वह क्यों पढ़ रहा है। जैसे वह क्यों पढ़ रहा है, वह क्यों पढ़ रहा है, तो पहले हम बना देंगे क्या वह पढ़ रहा है, तो इज ही रीडिंग। इसके बाद कर्ता के बाद क्यों है, तो क्यों का अंग्रेजी हम व्हाई लिख देंगे। या इस प्रकार से भी हम इसको बता सकते हैं कि जैसे अगर कर्ता के बाद क्या आएगा तो पहले हम क्या का अंग्रेजी व्हाट लिख देंगे, इसके बाद सब्जेक्ट अनुसार हम इज एम आर का प्रयोग करेंगे, फिर सब्जेक्ट को रखेंगे, फिर भी फोर होगा, फिर ऑब्जेक्ट होगा। इस प्रकार से भी बना सकते हैं। और किसी भी टेंस में, चाहे वह कोई भी टेंस हो, किसी भी टेंस में यदि कर्ता के बाद क्या, क्यों, कैसे, कहां, किसने, कौन आता है, तो जैसे सिंपल प्रेजेंट टेंस में सब्जेक्ट के बाद डू या डज का प्रयोग होता है, या सिंपल प्रेजेंट टेंस में इंट्रोगेटिव सेंटेंस में डू या डज का प्रयोग सब्जेक्ट से पहले होता है, तो कर्ता के बाद क्या, क्यों, कैसे, कहां, किसने रहेगा तो पहले हम उसका अंग्रेजी लिख देंगे, व्हाट लिख देंगे। सिंपल प्रेजेंट टेंस में है तो डू या डज का प्रयोग होगा, इसके बाद यदि इम्परफेक्ट में है तो ईएमआर का प्रयोग होगा। इसी प्रकार से हम इसको बनाते हैं। अब है कि यदि प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस में वाक्य रहे और उसमें दो वर्ब हो, हमेशा
किसी भी टेंस में यदि दो वर्ब आए तो इस बात का ध्यान रखना है कि सब्जेक्ट के बाद जो वर्ब आएगा हिंदी में और फिर जो वर्ब आएगा, तो जो सेकंड वर्ब है, सेकंड वर्ब को हम पहले मेन वर्ब बना देंगे और जो कर्ता के बाद जो वर्ब है इसे हम ऑब्जेक्टिव वर्ब के रूप में लिखेंगे। जैसे वह खेलने जा रहा है, वह खेलने जा रहा है। जैसा कि यहां पर यह सिंपल प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस में है और आप देख रहे हैं कि यहां पर दो वर्ब है, खेलना और जा रहा है। तो कर्ता के बाद ये पहला वर्ब आया और ये फिर जा रहा है, ये दूसरा वर्ब है। तो यह जो वर्ब है यह मेन वर्ब हो जाएगा, सब्जेक्ट के बिल्कुल बाद में आएगा और यह वर्ब जो आएगा यह मेन वर्ब के बाद आएगा, यानी ऑब्जेक्ट के स्थान पर आएगा। जैसे वह खेलने जा रहा है तो पहले सब्जेक्ट हुआ तो ही हो गया, ही के साथ इज हो गया। अब पहले हम जा रहा है यानी जो सेकंड वर्ब है उसको हम पहले लिखेंगे, तो ही इज गोइंग, और जो कर्ता के बाद वाला जो वर्ब आएगा उसके पहले टू लग जाता है। और किसी भी वर्ब मेन वर्ब के पहले जब टू लगता है तो वर्ब का पहला रूप होता है। तो वह खेलने जा रहा है, ही इज गोइंग टू प्ले, या प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस में है। इसी प्रकार से यदि सिंपल प्रेजेंट टेंस में रहेगा कि मैं चाय पीना पसंद करता हूं, तो इसमें भी जो पसंद करना है वह मेन वर्ब हो जाएगा और पीना जो है वह ऑब्जेक्टिव वर्ब हो जाएगा। तो मैं चाय पीना पसंद करता हूं तो आई लाइक टू टेक टी हो जाएगा। इस प्रकार से हम लोग बनाते हैं। तो इस बात का हमेशा हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि दो वर्ब रहने पर जो लास्ट वाला वर्ब है वह मेन वर्ब हो जाता है और कर्ता के बाद जो वर्ब आता है वह सेकंड वर्ब हो जाता है। उस वर्ब का अंग्रेजी हम मेन वर्ब के बाद लिखेंगे और उसके पहले टू लग जाएगा। अब है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इस टेंस को हम लोग कहते हैं पूर्ण वर्तमान काल, पूर्ण वर्तमान काल। इस टेंस की पहचान है हिंदी वाक्य के अंत में हिंदी वाक्य के अंत में मुख्य क्रिया के बाद चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुके हो, चुका हूं, चुकी हूं, या है, ये है, ये हैं, ये हो, या हूं, ये हूं, ये हैं इत्यादि रहता है। यानी जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होते हैं उस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के जितने भी सेंटेंस होंगे उसके अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुके हो, चुका हूं, चुकी हूं ये आ सकते हैं, या है, ये हैं, ये हो, या हूं, ये आ सकता है, या ए हैं, ए हो, आ हूं इत्यादि आ सकता है। इस तरह के जो सेंटेंस होते हैं इस सेंटेंस को हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। जैसे राम खा चुका है, राम खा चुका है, या राम ने
खाया है, राम ने खाया है। आप यहाँ देख रहे हैं मुख्य क्रिया खाना है, इसके बाद चुका है आ गया। इसी प्रकार से मुख्य क्रिया खाना है, या है आ गया। तो इस तरह के जो सेंटेंस होते हैं, इस सेंटेंस को हम लोग कहते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। एक बात हम जरूर ध्यान दिला देना चाहते हैं कि हमारी वीडियो को पूरा अंत तक देखने के बाद ही आपको जो टेंस है वह समझ में आएगा। अगर टेंस की अच्छी जानकारी लेनी है तो वीडियो को अंत तक देखें और उसको समझने का प्रयास करें। तो राम खा चुका है या राम ने खाया है, एक ही बात है। इस तरह का सेंटेंस जो है वह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में चाहे परफेक्ट टेंस जितने भी आते हैं, चाहे वह प्रेजेंट टेंस का हो, पास्ट टेंस का हो या फ्यूचर टेंस का हो, सारे परफेक्ट टेंस में हम लोग वर्ब के तीसरे रूप का प्रयोग करते हैं। तो जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है इसका स्ट्रक्चर हो जाता है सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट। यानी यदि कर्ता थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर में है तो हम सब्जेक्ट के बाद हैज का प्रयोग करेंगे, इसके बाद वर्ब 3 होगा, तब ऑब्जेक्ट होगा। यदि कर्ता थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर में नहीं है तो हम हैज का प्रयोग नहीं करेंगे, हैव का प्रयोग करेंगे और तब वर्ब 3 होगा, तब ऑब्जेक्ट होगा। यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो होते हैं उसमें चाहे वह निगेटिव सेंटेंस हो, इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो, इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस हो, उसमें हमेशा हम वर्ब 3 का ही प्रयोग करेंगे। तो थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर के साथ हैज लगेगा, बाकी पर्सन के साथ हैव लगा। यानी ही सी इट राम बॉय गर्ल के साथ हम हैज का प्रयोग करेंगे और बाकी जो पर्सन होंगे उनके साथ हम हैव का प्रयोग करेंगे। तो यहां पर है राम खा चुका है या राम ने खाया है, दोनों एक ही सेंटेंस है, इससे एक ही अर्थ का बोध होता है। तो यहां पर इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा राम सब्जेक्ट हो गया, राम के साथ हम हैज लगा दिए। अब वर्ब है खाना, तो खाना का अंग्रेजी ईट होता है, ईट का तीसरा रूप यहाँ पर ईटेन हो जाएगा, राम हैज ईटेन। इसी प्रकार से है वह जा चुका है या वह गया है, तो ही हैज गॉन हो जाएगा। लेकिन जब रहेगा मैंने पढ़ा है तो आई हैव रीड होगा। इस प्रकार से हम इसको बनाते हैं। तो निगेटिव अगर हमें बनाना होगा तो हमें हैव या हैज के बाद हम सीधे नोट लगा देंगे, सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस नोट प्लस वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे राम नहीं गया है तो राम हैज नॉट गॉन। अब है क्या राम गया है, तो हो जाएगा हैव या हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। तो यहां पर है क्या राम गया है, तो राम के अनुसार हम पहले शुरू में हैज लगा देंगे, तब सब्जेक्ट राम हो गया, तो हैज राम गॉन। इसी प्रकार से इसका जब हम इंट्रोगेटिव निगेटिव बनाएंगे तो सब्जेक्ट के बाद नोट लगा देना है, शुरू में लिखेंगे हैव या हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट। और हमने पहले ही बताया है कि चाहे वह कोई भी टेंस हो, यदि उसमें कर्ता के बाद क्या क्यों कैसे कहाँ किसने कौन आएगा तो पहले हम उसका अंग्रेजी लिख देंगे, फिर जो उस टेंस का इंट्रोगेटिव फॉर्म है उस इंट्रोगेटिव फॉर्म को लागू कर देंगे। जैसे है वह कहाँ गया है, तो पहले हम कहाँ का अंग्रेजी वेयर लिखेंगे, इसके बाद क्या वह गया है, इस तरीके से होता है हैज ही गॉन, वेयर हैज ही गॉन हो गया। इस प्रकार से हम बना सकते हैं। यदि हम इसे याद रखेंगे तो कोई भी टेंस बनाना मुश्किल नहीं होगा, असंभव नहीं होगा, आसानी होगी। और इसे तब हम उस जो सेंटेंस है उस सेंटेंस का जो हिंदी है वह हिंदी भी हम सही ढंग से बना सकते हैं। तो इस प्रकार से जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का जो रूल है वह इसी प्रकार से ये बनेगा। है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस।
अपूर्ण वर्तमान काल। जिस हिंदी वाक्य के अंत में ता रहा है, ती रही है, ते रहे हैं, ते रहे हो, ता रहा हूं, ती रही हूं, इत्यादि रहे। उसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। जैसे वह 10 घंटे से खेलता रहा है। तो जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है, इस टेंस का पहचान है कि इस टेंस के अंतर्गत जितने भी सेंटेंस आते हैं, उस सेंटेंस के अंत में जो मुख्य क्रिया है यानी जो मेन वर्ब है, उस मेन वर्ब के बाद ता रहा है, ती रही है, ते रहे हैं, ते रहे हो, ता रहा हूं, ती रही हूं इत्यादि रहता है। यानी यह बताता है कि कार्य लगातार जारी है और वर्तमान काल में ही यह समाप्त हो जाएगा। भूतकाल में शुरू हुआ है और वर्तमान काल में इसके समाप्त होने की संभावना है, लेकिन भूतकाल से ही यह कार्य लगातार जारी है। इसलिए इस तरह के जो सेंटेंस होते हैं, चूंकि इसमें है, हूं, हो, है भी है, इस कारण से भी इसे हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं, यानी कार्य लगातार जारी होने का बोध कराता है। तो जैसे हुआ 10 घंटे से खेलता रहा है, तो जो वर्तमान काल में कार्य शुरू हुआ है वह वर्तमान काल में ही समाप्त होगा, लेकिन लगातार कार्य हो रहा है। जैसे वह 10 वर्षों से पढ़ाता रहा है, तो भूतकाल में यहाँ पर शुरू हुआ है और वर्तमान काल में इसके समाप्त होने की संभावना है। इस तरह के सेंटेंस होने पर जो हम इसका ट्रांसलेशन बनाते हैं, तो इसका स्ट्रक्चर होता है कि सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। इसका जब हम निगेटिव बनाते हैं तो हम हैज या हैव के बाद ही नोट लगाएंगे। तो सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस नोट प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव में हैव हैज को पहले रखेंगे, तो हैव या हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव निगेटिव में हो जाएगा हैव या हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। तो इस प्रकार से यदि हमें निगेटिव सेंटेंस इसका बनाना पड़ेगा तो हैव या हैज के बाद हम नोट लगा देंगे। इंट्रोगेटिव होगा तो सब्जेक्ट अनुसार हैव या हैज पहले हो जाएगा
और इंट्रोगेटिव निगेटिव में सब्जेक्ट अनुसार हैव या हैज पहले लगा करके फिर सब्जेक्ट बाद नोट लगाते हैं, तब बीन होता, तब भी फोर, फिर ऑब्जेक्ट होता है। तो इस प्रकार से हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का ट्रांसलेशन बना सकते हैं। अब जैसे इसमें है कि यदि समय दिया हुआ रहे, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में वाक्य है और उसमें समय दिया हुआ है, तो यदि निश्चित समय है यानी पीरियड ऑफ टाइम है, तो उसमें हम समय के नाम से पहले, उसका अंग्रेजी बनाने से पहले हम फोर का प्रयोग करते हैं। और यदि पॉइंट ऑफ टाइम है तो समय का नाम लिखने से पहले हम सिंस का प्रयोग करते हैं। जैसे यहां पर है वह 10 घंटे से खेलता रहा है, तो थर्ड पर्सन का जो सिंगुलर नंबर होगा उसके साथ हैज लगा, तो वह थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर है तो ही हो गया, ही के साथ हैज लग गया, ही हैज बीन। अब वर्ब है खेलता रहा है तो ही हैज बीन प्लेइंग। अब यहां पर है समय 10 घंटे, तो यहां पर 4 हो जाएगा, 4 10 आवर्स, यानी समय की अवधि सिर्फ दी हुई रहेगी। तो हम समय का अंग्रेजी बनाने से पहले हम 4 का प्रयोग करेंगे। जैसे 4 दिन है, 4 महीना है, 10 दिन है, 10 घंटा है, 10 वर्ष है, 10 सप्ताह है। तो इस प्रकार से ये जो होगा तो इसके पहले हम 4 का प्रयोग करेंगे। और जब समय बिल्कुल ही निश्चित रहेगा तो उसके पहले सिंस का प्रयोग करेंगे। जैसे ईस्वी का नाम रहेगा, मान लीजिए 1921 ईस्वी है, दिन का नाम रहेगा, महीना का नाम रहेगा, समय का नाम रहेगा, यानी 10 बजे से, 5 बजे से, 4 बजे से, 3 बजे से, मंगलवार से, बुधवार से, जनवरी से, ईस्वी रहेगा। तो ये सब के नाम के पहले हम सिंस का प्रयोग करते हैं। जैसे राम 5 बजे से पढ़ता रहा है, राम 5 बजे से पढ़ता रहा है। यहां सब्जेक्ट राम है तो पहले राम लिख दिए, राम थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर है, इसके साथ हैज बीन हो गया। इसके बाद वर्ब है पढ़ता रहा है तो रीडिंग हो गया, रीड में आईएनजी लग जाएगा। और टाइम है 5 बजे, तो यह निश्चित है तो यहां पर सिंस का प्रयोग करेंगे, सिंस 5 o'clock। इस प्रकार से हम जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है यह हम बना सकते हैं। इस भाग में यह टेंस का दूसरा भाग था। इस भाग में हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस के जो स्पेशल नोट्स थे वो हमने बताए, फिर प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस बताया, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अगर टेंस को पूरी तरह से जानना है, समझना है, तो हम आशा करते हैं कि हमारे जो गाइज हैं वो पूरी तरह से हमारे वीडियो को अंत तक देखें और टेंस की संपूर्ण जानकारी इसमें दी गई है। यदि शुरू से हमारे वीडियो को देखेंगे तो एक एक पार्ट जो है वह छात्रों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और पूरी तरह से जो ग्रामर है इसे समझने के लिए हमारे सारे वीडियो को देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। और हम आशा करते हैं कि आपका एक लाइक, एक शेयर, एक सब्सक्राइब जो है वह हमारे लिए अमृत के समान होगा। और हमें अधिक से अधिक सपोर्ट करें। वीडियो अच्छा लगे तो इसे बिल्कुल ही सब्सक्राइब करने से मतलब चूकें नहीं, और हमें अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, शेयर करें, इस वीडियो को अंत तक देखें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे।